हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और आज गुप्त कला, गुप्त काल का कला, साहित्य और स्थापत्य के संबंध में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन है। और अच्छी लगी वीडियो तो जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी, पीटी, यूजी, नेट, आईएएस से सभी में। तो एक वीडियो और बना दूंगी अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो, ठीक है। और वीडियो पसंद आए जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल सभी की वीडियो मिल जाएगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? फाहियान ने, हिंसांग ने, अल मसूदी ने या अल बरूनी ने? ठीक है, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अल बरनी ने। ठीक है, तो जैसा कि गुप्त संवत व जिसे हम बल्लभी संवत भी कहते हैं इसे, ठीक है, बल्लभी संवत भी हम कहते हैं इसे, ठीक है। तो गुप्त संवत या बल्लभी संवत को जो है चलाने का श्रेय जो है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट को जाता है, ठीक है। और गुप्त संवत का प्रारंभ जो है 319 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 319 ईस्वी में। और इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये नेट 2020 की बात है, जून 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और जैसा कि लेकिन अल बर्नी ने गुप्त सम्मत व शक सम्मत के मध्य 241 वर्षों का अंतर माना है, ठीक है। जैसे 319 माइनस 78, ठीक है। तो इसमें माइनस करेंगे तो 241 वर्ष आ जाएगा और इसका अंतर माना है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण सिक्के जारी किए? अस्कंद गुप्त, बुद्ध गुप्त, नरसिंह गुप्त या विष्णु गुप्त? ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा विष्णु गुप्त हो जाएगा, जिसने सबसे कम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। गुप्त शासकों में सर्वाधिक सोने के सिक्के जो जारी किया था उन्होंने, लेकिन गुप्त काल में सोने के सिक्कों को, ठीक है, जारी करने का श्रेय दिया जाता है। और इन्हें जो सिक्के होते थे, सोने के सिक्के, उनको क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखें कि जो सोने के सिक्के होते थे गुप्त काल में उनको दीनार कहा जाता था। तांबे का सिक्का जो होता था ये सोने का होता था। दीनार किसका होता था? ये सोने का होता, स्वर्ण होता था। तांबे का जो सिक्का होता था, ठीक है, तांबे का सिक्का जो होता था वो माशक कहलाता था, ठीक है। और चांदी का सिक्का रूपक कहलाता था, ठीक है। चांदी का जो होता था वो रूपक कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। और अस्कंद गुप्त के समय सोने के सिक्कों में मिलावट देखने को मिलती है। जब अस्कंद गुप्त का शासन हुआ, ठीक है, तो उसमें मिलावट मिलती है और सबसे कम स्वर्ण सिक्के इसने जो है विष्णु गुप्त ने चलाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की? पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी की चार चंद्रमा पर पड़ाने जो है पृथ्वी की पढ़ने में, ठीक है, यहाँ पढ़ने हो गया है, पढ़ने, तो पढ़ने से ग्रहण लगते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी देखिए जून 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आर्यभट्ट का जन्म जैसा कि कहाँ पे हुआ था, इससे और इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आती हैं तो उसे मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुसुमपुर, पाटलिपुत्र में, ठीक है, यानी पटना। कुसुमपुर, कभी कभी यही पूछ लेते हैं, एग्जाम में आ चुके हैं कई बार इस तरीके से आधारित क्वेश्चन। कुसुमपुर कहाँ पे? पाटलिपुत्र, फिलहाल पटना, ठीक है। और वे गुप्तकालीन प्रमुख खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। उन्हें भारत का पहला खगोल शास्त्री माना जाता है। उन्हें बीज गणित का जनक भी कहा जाता है।
ठीक है, किसका जनक कहा जाता है? बीज गणित का जनक कहा जाता है। और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम सूर्य सिद्धांत, कौन कौन सी? आर्यभट्टीयम सूर्य सिद्धांत, ठीक है, आर्यभट्टीयम सूर्य सिद्धांत व 10 गीतिका नामक, ठीक है, 10 गीतिका नामक ग्रंथों की रचना की है। और आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। और आर्यभट्ट कहते हैं कि मैंने खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों के सहारे समुद्र में गोता लगाया व सत्य ज्ञान से डूबे रत्न को अपनी बौद्धिकता की नाव से उबारा। और आर्यभट्ट के नाम पर ही भारत का पहला उपग्रह जो 19 अप्रैल, ठीक है, 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, पहला कब हुआ था? 19 अप्रैल 1975। ठीक है, तो इनके ही नाम पर था, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी यहाँ फिलहाल। नेक्स्ट है, सती का पहला अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ लेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, हर्ष का मधुबन अभिलेख। राइट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ लेख। ठीक है, तो सती प्रथा का जो पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है वो मिलता है 510 ईस्वी के भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त यहाँ पे है, तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से, जिसमें भानुगुप्त के सेनापति गोपराज, ठीक है, की पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। और एरड़ कहाँ पे है? एमपी में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन। अभिकथन है गुप्त काल में हिंदू धर्म में विशेषतः भागवत धर्म का, वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ। तर्क क्या है? फाहान के कथनानुसार इस काल के दौरान बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। और यह भी कहा जा सकता है कि सांची के महास्तूप के 4 प्रवेश द्वारों पर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं स्थापित की गई और इस काल के दौरान ही नालंदा भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया था। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? क्या ये स्टेटमेंट जो है वो सही व्याख्या कर रहा है? ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत ही ध्यान से आंसर देना है। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत लोगों से मिस्टेक हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। तो आप पहले कथन पढ़िए, फिर उसके बाद कारण पढ़िए, तर्क पढ़िए कि क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है या दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी सत्य तो है, ठीक है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है इसका। जो यहाँ पे चीजें पूछी जा रही हैं उसकी ये व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह दोनों ही कथन सत्य हैं, लेकिन इससे रिलेशन नहीं बन रहा है इसका। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे भागवत धर्म, वैष्णव धर्म की बात की जा रही है, यहाँ बौद्ध धर्म की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए ये अलग अलग चीजें हो गई, तो इसलिए रिलेट नहीं कर रही हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि दोनों अपनी जगह सही है बातें, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर हैं जो ईंटों से निर्मित हैं? भीतरगांव मंदिर कानपुर, परशुरामेश्वर मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो एमपी, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। ठीक है, देखिए गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ और गुप्त कालीन मंदिरों में भीतरगांव का मंदिर ईंटों से निर्मित प्राचीनतम मंदिर है। और इसके अलावा सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो भी ईंटों से निर्मित है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी भीतरगांव का मंदिर कानपुर, और डी हो जाएगा सिरपुर लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभिकथन है अजंता की प्राचीनतम चित्रों का काल द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। तर्क है काल क्रमानुसार गुहा संख्या 1 और 2 के चित्र सबसे बाद के एवं गुप्तोत्तर काल के हैं। ठीक है, उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनें। ठीक है, और आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहां पर भी बी होगा, यानी बातें दोनों सही हैं लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिला। ठीक है, औरंगाबाद जिला में अजंता और एलोरा की दोनों की गुफाएं वहीं पर हैं। ठीक है, और औरंगाबाद जिले में स्थित है और वहां से करीब उसमें कुल 29 गुफाएं हैं यहाँ पे। और 9वीं व 10वीं गुफा के चित्र सबसे प्राचीन माने जाते हैं, जो 9वीं व 10वीं गुफाएं हैं। ठीक है, और गुफा संख्या 1 व 2 के चित्र 6ठी शताब्दी में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय के हैं। तो 1 और 2 जो है ये माना जाता है कि चालुक्य, ठीक है, शासक जो था पुलकेशिन, बहुत प्रतापी शासक था ये, तो पुलकेशिन सेकेंड के समय के माने जाते हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी के, जिसका कि हर्षवर्धन के साथ युद्ध भी हुआ था। ठीक है, और इसने उसको हराया था। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन बी। और बारी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, और एक रजिस्टर लेकर बैठे और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं अलग से बता रही हूँ उसे जरूर प्लीज नोट करते चलें। चलिए, 8 क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन से नरेश कुशल संगीतज्ञ थे? खारवेल, हर्षवर्धन, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी और आपका डी, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, बहुत प्रतापी राजा था ये भी। समुद्रगुप्त ने वीणावादन प्रकार के सिक्के चलाए थे। ठीक है, जिससे उसके संगीत में रुचि को, इंटरेस्ट के लगाव को देखा जा सकता है। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन की संगीत के प्रति रुचि का पता चलता है। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख था, ठीक है, जिससे उससे इसका पता चलता है कि इसको संगीत से लगाव था। ठीक है, तो दोनों के लिए इस बारे में राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रुद्रदामन और समुद्रगुप्त। ठीक है, 9 क्वेश्चन। 9 आपका क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख में उल्लिखित समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिणापथ के राज्यों को क्रमा, ठीक है, नहीं ये हो जाएगा यहाँ पे इलाहाबाद स्तंभ लेख। ठीक है, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख में उल्लिखित, ठीक है, समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के राज्यों को क्रमानुसार लिखना है। ठीक है, सही है। देवराष्ट्र, कांची, पिष्टपुर, बेंगी। क्या पूछा है? क्रमानुसार लिखना है। ठीक है, सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पिष्टपुर, कांची, बेंगी और देवराष्ट्र। ठीक है, तो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की दिग्विजय की जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के युद्ध में कुल 12 राजाओं को पराजित किया था। बहुत बड़ी बात थी कि 12 राजाओं को पराजित किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और इन राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 12 राजाओं के साथ, और उसमें कई हैं जिसमें कि ये हैं 4, कांची के, देवराष्ट्र, बेंगीपुर, बेंगी, पिष्टपुर आदि। ठीक है, 10th क्वेश्चन, अभिकथन है गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में प्रायः क्लासिकल युग कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं ना क्लासिकल युग, स्वर्णकाल क्लासिकल युग, गुप्त युग को स्वर्णकाल, क्लासिकल युग आदि कहा जाता है।
तर्क क्या है? गुप्त काल के कलात्मक आदर्शों की प्रशंसा करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि यह एक ऐसा युग है जिसमें कलात्मक क्रियाकलापों का आश्चर्यजनक विकास देखने को मिला। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो भी बी होगा, यानी दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है, यह क्वेश्चन जो आपका है वो आया हुआ है 2019, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? गुफा संख्या 1, 2, 9, 16, 17 या गुफा संख्या 19, ठीक है। और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, गुफा संख्या 9, ठीक है। अजंता और एलोरा दोनों की गुफाएं वहीं औरंगाबाद में है, लेकिन थोड़ी दूरी दूरी पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गुप्त के समय के एक लेख में मालव संवत के वर्ष 493 का उल्लेख है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से इसका समकक्ष वर्ष कौन सा है? वो हो जाएगा आपका, ठीक है, 415, 436, 550, 571 है, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है इसमें, ठीक है। देखिए विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ईस्वी पूर्व में हुई थी। और इसे जो ये मालव संवत भी कहते हैं, ठीक है। विक्रम संवत को ही मालव संवत कहते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो विक्रम संवत जिसकी 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो उसे मालव संवत भी कहते हैं। और इसे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, खैर बहुत आसान क्वेश्चन है और हमेशा पूछा भी जा चुका है पहले। तो विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था और मालव संवत के वर्ष 493 ईस्वी के समकक्ष 436 ईस्वी होगा। तो इस तरीके से 493 माइनस 57, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 436, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं? ठीक है, आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, बरामीर। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आर्यभट्ट, ठीक है। और हमने थोड़ा डिटेल पिछले क्वेश्चन में एक पढ़ ही लिया था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए थे। दोनों ने ही, कारण क्या है, दोनों ने अपने अभिलेखों में अश्वमेध के संपादन का उल्लेख, ठीक है, नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बी होगा, सही है, लेकिन दोनों व्याख्या इसकी सही नहीं। देखिए समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिससे उनके द्वारा अश्वमेध संपादन की पुष्टि होती है। और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से उसके द्वारा अश्वमेध की जानकारी लेकिन नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है, एक तरफ प्रशासक एक तरफ विभाग, ठीक है। और भंडारागृत अभिलेखागार, दशापराधिक न्याय, महापचटलिक राजस्व, सौल्विक कोश। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, और ये कौन था, अभिलेखागार होता था,
ए कौन होता था? ए होता था राजस्व। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन इस तरीके से मिल जाएगा। 16 क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के निम्नलिखित किन अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया है? गया ताम्रपत्र, नालंदा ताम्रपत्र, एरण स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख। ठीक है, और आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि समुद्र गुप्त के निम्नलिखित अभिलेखों में परम भागवत कहा गया है। ठीक है, तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बी, केवल फर्स्ट गया ताम्रपत्र और सेकंड। ठीक है, तो केवल फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, यानी गया और नालंदा। देखिए, समुद्रगुप्त को ताम्रपत्र या नालंदा ताम्रपत्र में परम भागवत कहा गया है। और वहीं प्रयाग प्रशस्ति की बात की जाए, ठीक है, समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है? कवि राज कहा गया है, स्वर राजोद्धेता कहा गया है, लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। ठीक है, लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। ठीक है, और सर्व, ठीक है, राजोद्धेता कहा गया है। ठीक है, यानी लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न कहा गया है इसे। इसका मतलब होता है लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। और एरण लेख से हमें जानकारी मिलती है, जो एरण का अभिलेख है उसे जानकारी मिलती है एमपी के कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था। यानी जब वो खुश होता था तो कुबेर के समान, और अगर रुष्ट हुआ तो यमराज के समान। ठीक है, ये एरण अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक, 17 क्वेश्चन है, कुमारगुप्त प्रथम द्वारा कौन से नए प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए? अप्रतीक प्रकार, गजारूढ़ प्रकार, खड़ग निहंता प्रकार, खड़ग प्रकार। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के सिक्के। ठीक है, तो चंद्रगुप्त एवं ध्रुवगुप्त, ध्रुव देवी की संतान कुमारगुप्त था। यह किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त एवं ध्रुव देवी। ठीक है, जिसने सर्वाधिक 40 वर्ष तक शासन किया। और कुमारगुप्त प्रथम ने सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्णित करवाई। जो सिक्कों पे गरुड़ के स्थान पर इसने किसकी आकृति? मयूर, मोर और अप्रतीक सिक्के चलाए। और इसके अलावा कुमारगुप्त ने गजारूढ़ प्रकार का, खड़ग निहंता प्रकार का और खड़ग प्रकार के सिक्के चलाए। और बयाना से कुमारगुप्त प्रथम की 623 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कितनी? 623, 623। चलिए 18 क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रांगण का उल्लेख है? ऐहोल, मंदसौर, एरण, बांसखेड़ा। ठीक है, और राइट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है, हो जाएगा आपका ऑप्शन मंदसौर। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित था और जिसका अन्य नाम दसपुर भी था। और प्राचीन मालवा, ठीक है, और इसकी रचना वत्सभट्टी ने की थी। और इसमें कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। और इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मंदसौर का अभिलेख। ठीक है, चलिए 19, महाभारत युद्ध के लिए 1301 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख,
रुद्रदामन जूनागढ़ का रुद्रदामन जूनागढ़, या 238 का बड़वा अभिलेख, या 226 का नंदसा अभिलेख। और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पुलकेशिन सेकंड का एहोल अभिलेख। ठीक है, एहोल कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। कहाँ पे है ये? कर्नाटक के बीजापुर। ठीक है, जहां से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी का एक अभिलेख मिलता है, और इसका लेखक कौन था? रवि कीर्ति था। ठीक है, रवि कीर्ति था इसका लेखक। और एहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? याद रखें, नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में पराजित किया तथा दक्षिण में हर्ष के प्रसार को, हर्ष से युद्ध हुआ था तो हर्ष के प्रसार को रोक दिया। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो इसी अभिलेख में मिलता है, ये होल अभिलेख में इस तिथि का उल्लेख। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है? हमने पिछले क्वेश्चन भी एक दिया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा और इसमें अंतर क्वेश्चन में। ठीक है, वो दोनों तो थे ही, सिरपुर और कानपुर का जो था वो मंदिर। ठीक है, और भीतरगांव का। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है? नचना कुठार का पार्वती मंदिर, एहोल का लाडखा मंदिर, दिनाजपुर का बैग्राम मंदिर, या भुमरा का शिव मंदिर। और इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दिनाजपुर का बैग्राम मंदिर। ठीक है, बांग्लादेश के दिनाजपुर में स्थित बैग्राम मंदिर ईंटों से निर्मित है। ये कहाँ पे है? ये भी ध्यान रखें, कभी यही पूछ ले कि कहाँ है। फिलहाल दिनाजपुर, तो ये है बांग्लादेश में। ठीक है, और जैसा कि इसके अलावा गुप्तकालीन मंदिर जैसे भीतरगांव का मंदिर, सिरपुर का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और ये दोनों मंदिर वो ईंटों से निर्मित हैं जो अपने यहाँ है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से, और सहयोग अपना बनाए रखें साथ में मेरे, और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट करते रहें। और मोटिवेट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।